हेलो दोस्तों, आज फिर से एक पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर नया टॉपिक जिसका नाम है नियोनेंट्रम जॉन्डिस। नियोनेंट्रम जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे अपने कि नियोनेंट्रम जॉन्डिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके कोज क्या क्या होते हैं, कितने टाइप का होता है, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे और इसी का दूसरा नाम क्या है, इक्टेरिक नियोनेंट्रम भी बोला जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने अपने बात करने वाले हैं इसके डेफिनेशन की कि इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है। तो डेफिनेशन क्या होगी, विजुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइपर बिलिरुबिनेमिया। क्या हो जाता है, बिलिरुबिन का लेवल है इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो विजुअल मैनिफेस्टेशन होता है ये हाइपर बिलिरुबिनेमिया का, कैरेक्टराइज बाय येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, नेल बेड्स, इसके साथ साथ में और क्या होगा, स्क्लेरा, नेल बेड्स हो गया, स्क्लेरा हो गया और क्या हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। आगे बात समझ में। तो ये क्या है, डेफिनेशन है। क्या होगी डेफिनेशन, विजुअल मैनिफेस्टेशन है। विजुअल एक क्या है, साइन है जिसको किसका है ये, हाइपर बिलिरुबिनेमिया का, कैरेक्टराइज बाय येलो डिस्कलरेशन हो जाता है। आपको पता है कि जॉन्डिस क्या होता है, येलो डिस्कलरेशन हो जाता है जिसको हिंदी में अपने नॉर्मल भाषा में पीलिया बोलते हैं। और जब आप उसको येलो डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा कहाँ पे, स्किन के ऊपर, नेल बेड्स वगैरह है या स्क्लेरा है आईज के अंदर, और बच्चे की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में। इसके बाद में बात करते हैं ड्यू टू, आगे कंटिन्यूस करना है, ड्यू टू किस वजह से, ड्यू टू पॉलीसाइथीमिया। अब ये पता होना चाहिए कि पॉलीसाइथीमिया होता क्या है। पॉलीसाइथीमिया की बात करें तो इसके अंदर इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी का नंबर अगर बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में दूसरा, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ यूडीपीजीटी एंजाइम। कौन सा एंजाइम, यूडीपीजीटी एंजाइम। आगे बात समझ में। ये जो एंजाइम है ये जो फैट सोल्यूबल जो बिलिरुबिन होता है जिसको बोलते हैं अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन, वो किसमें चेंज करता है, ये कर देता है कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन के अंदर। आई बात समझ में। इसकी जो फुल फॉर्म जो होती है यूडीपीजीटी की, तो ये होगी यूरेडाइल डाइफास्फेट ग्लूकोनेराइल ट्रांसफेरेज। आगे बात समझ में। तो ये होता है यूडीपीजीटी की फुल फॉर्म। इसके साथ साथ में और किस वजह से वो होने के चांस रहते हैं, इमैच्योर लीवर की वजह से, इमैच्योर लीवर की वजह से भी होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ में अगर और बात करें तो इंक्रीज इंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन, अगर इंटेरो का मीनिंग होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर और हिपेटिक लीवर के अंदर अगर सर्कुलेशन बढ़ जाए तब भी क्या होने के चांस रहते हैं, बच्चे के अंदर जॉन्डिस होने के चांस रहते हैं।
इसके साथ साथ में शॉर्ट लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, आरबीसी का लाइफ स्पान शॉर्ट होने की वजह से भी क्या होने के चांस रहते हैं, इसमें जॉन्डिस होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं अभी टाइप ऑफ जॉन्डिस अकॉर्डिंग टू लोकेशन। सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग टू लोकेशन के टाइप ऑफ जॉन्डिस कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो टाइप के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रीहिपेटिक जॉन्डिस, प्रीहिपेटिक जॉन्डिस होता है। इसके अंदर क्या होगा, एक्सेसिव, इसके अंदर पहले के अंदर एक्सेसिव destruction of आरबीसी। अगर आरबीसी का बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाए उसकी वजह से क्या होने के चांस रहते हैं, उसकी वजह से होने के चांस रहते हैं प्रीहिपेटिक जॉन्डिस। इसके साथ साथ में हिपेटिक जॉन्डिस, ये क्या होगा, ड्यू टू इमेच्योर लीवर की वजह से जो होता है वो किसकी वजह से, क्या हो सकता है, वो होगा हिपेटिक जॉन्डिस। या फिर क्या होगा दूसरा, डैमेज द हिपेटोसाइट सेल। हिपेटोसाइट सेल रहती है वो अगर डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से भी कौन सा होगा, हिपेटिक जॉन्डिस होता है। इसके बाद में थर्ड की बात करते हैं, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस की बात करें तो पोस्ट हिपेटिक जो जॉन्डिस होता है वो बाद में, लाइक जैसे ये लीवर है, ये क्या है, लीवर है, और यहां से आपको पता है 2 टाइप की डक्ट निकलती है जिसको हिपेटिक डक्ट बोलते हैं। लेफ्ट एंड राइट लीवर से डक्ट निकल रही है और बाद में क्या बनाती है, ये कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। इस कॉमन बाइल डक्ट के अंदर अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसकी वजह से जो होगा वो कौन सा होगा, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन द कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के अंदर क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस बोला जाता है। इस एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये होता है कि पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी बोला जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, कैसा जॉन्डिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी बोला जाता है। और याद रखना ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का जो क्लासिकल जो साइन रहता है वो रहता है क्ले कलर स्टूल। बच्चे के अंदर क्या आएगा, क्ले कलर स्टूल आता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉन्डिस ड्यू टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, 2 टाइप का रहता है। इसके अंदर पहला पढ़ेंगे अपने फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और दूसरा पढ़ने वाले हैं अपने पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो अपने बात करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस
याद रखना फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है ना वो नॉर्मली लगभग बच्चे में पाया ही जाता है, ठीक है। लेकिन पैथोलॉजी का मीनिंग है यहाँ पे डिजीज से रिलेटेड, कि ये क्या हो जाए, एक अबनॉर्मलिटी के कारण डिजीज हो जाए तो उसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल, और फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मली जो होता है। आगे बात समझ में, नॉर्मली अगर बात करें इसके अंदर तो फिजियोलॉजिकल की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, टाइम की बात करें तो कब होगा ये, आफ्टर द 24 and 72 आवर, मोस्टली 24 आवर के बाद में जो बर्थ के 24 आवर या 24 घंटे के बाद में या 72 घंटे के बाद में जो जॉन्डिस होता है वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। इसको आप दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हो कि क्या, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। अगर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में जो जॉन्डिस होता है, वो भी ये एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट वीक में जो जॉन्डिस होता है वो कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। आगे बात समझ में, या फिर इसको पूछा जाता है कि आफ्टर बर्थ 24 आवर, ठीक है, बर्थ के 24 घंटे के बाद में होता हो, ठीक है, बर्थ के 24 घंटे के जो बाद में होता है, या 24 घंटे से लेके और 72 घंटे के बाद होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। आगे बात समझ में, इसके बाद में इसकी कोज की बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के कोज क्या होते हैं। कोजेज की बात करें तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, मोस्ट कॉमन जो कोज रहेगा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का, वो रहेगा, क्या रहेगा, शॉर्ट लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी। और याद रखना नियोनेंट या फिर अगर बात करें इन्फेंट की, तो इसके अंदर जो आरबीसी का लाइफ स्पान होता है वो लगभग रहता है 80 to 90 डे। कितना रहेगा, 80 to 90 डे रहता है। तो ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन कोज रहता है इसका, किसका, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का। आगे बात समझ में, इसके बाद में अपने बात करते हैं टर्म बेबी के अंदर, दोनों की बात करेंगे। टर्म बेबी के अंदर लगभग कितना इफेक्ट करता है, लगभग 60% जो टर्म बेबी होते हैं उनमें क्या होता है, ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। अगर प्री टर्म की बात करें, अगर बेबी क्या है, प्री टर्म है, तो सबसे ज्यादा अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की बात करें तो कितने परसेंट, 80% होता है। आगे बात समझ में, इसके बाद में अपने बात करते हैं जॉन्डिस के बारे में कि एज, जैसे अपने बात करने वाले हैं यहाँ पे टर्म के अंदर और प्री टर्म के अंदर, ड्यूरेशन कब तक रहेगा, और डिसअपियर कब तक हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो ड्यूरेशन की बात करते हैं अपने टर्म बेबी के अंदर, तो टर्म बेबी के अंदर रहेगा लगभग 4 to 5 डे। अगर आपसे पूछे फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है वो टर्म बेबी के अंदर कितना रहेगा ड्यूरेशन, तो 4 to 5 डे तक रहता है। और डिसअपियर लगभग हो जाएगा वो 7 to 10 डे। क्या ड्यूरेशन कितना रहेगा, 4 to 5 डे, और डिसअपियर कब हो जाएगा, 7 to 10 डे टर्म बेबी के अंदर। और परी टर्म की बात करें तो 6 to 7 डे का क्या रहता है, ड्यूरेशन रहता है। और इसके अंदर डिसअपियर जो हो जाएगा वो कब हो जाएगा, 10 to 14 डे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परी टर्म के अंदर फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है वो डिसअपियर कब हो जाता है, तो लगभग 10 to 14 डे डिसअपियर हो जाता है। और ड्यूरेशन कितना रहेगा, 6 to 7 डे। आगे बात समझ में,
इसके बाद में सॉरी ये ड्यूरेशन नहीं है, सॉरी अभी ये ड्यूरेशन नहीं है, ये है पीक लेवल। ये क्या है? पीक लेवल। देखो पीक लेवल बात करते हैं, दोबारा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ड्यूरेशन नहीं था वो क्या है? पीक है। तो देखो ट्रम बेबी के अंदर जो पीक रहेगा वो कब तक रहेगा? 4 to 5 डे में, और डिसअपियर कब हो जाता है? 7 to 10 डे के अंदर। और प्री टर्म के अंदर क्या रहे? 6 to 7 डे क्या रहेगा? पीक रहेगा, मतलब पीक मैक्सिमम रहेगा। और डिसअपियर कब हो जाता है? 10 to 14 डे डिसअपियर हो जाता है। आई बात समझ में? इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं टोटल बिलिरुबिन की। टोटल बिलिरुबिन की बात करें तो इसके अंदर ट्रम बेबी के अंदर क्या रहेगा? टर्म बेबी के अंदर क्या रहेगा? 5 to 10 mg पर DL। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रम बेबी के अंदर जो टोटल बिलिरुबिन रहेगा वो कितना रहेगा? 5 to 10 mg पर DL रहता है। और प्री टर्म बेबी के अंदर कितना रहेगा? 12 to 15 mg पर DL। कितना रहेगा? 12 to 15 mg पर DL रहेगा। अभी बात की थी, दोबारा एक बार और बता देता हूं कि एज के अकॉर्डिंग कि ट्रम बेबी के अंदर पीक रहेगा 4 to 5 डे और डिसअपियर कब हो जाएगा? 7 to 10 डे। 1 वीक भी बोल सकते हो इसको, 1 वीक भी बोल सकते हो। और प्री टर्म के अंदर 6 to 7 मतलब 1 वीक तो क्या रहेगा? पीक रहेगा। और इसके बाद में 10 to 14 डे मतलब सेकेंड वीक क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाता है प्री टर्म के अंदर। अब बात करते हैं टोटल बिलिरुबिन की। तो प्री टर्म बेबी के अंदर 5 to 10 mg पर DL रहता है, और टर्म के अंदर 5 to 10 mg पर DL रहता है। प्री टर्म के अंदर क्या रहेगा? 12 to 15 mg पर DL रहता है। आगे बात समझ में? थोड़ा सा याद करना, फिर उसके बाद में आपको क्या है? याद हो जाएगा। इसके बाद में मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट, ज्यादा मैनेजमेंट कुछ नहीं करना होता है। कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूअस क्या करनी है? ब्रेस्ट फीडिंग करवाते रहना है, ज्यादा और कुछ नहीं करना है। इसके बाद में प्रॉपर हाइजीन क्या करना है? प्रॉपर हाइजीन एंड आईवी फ्लूइड लगवा सकते हो, बाई चांस कोई जरूरत नहीं होती, वैसे भी मतलब है ना हो जाता है। बाकी मेन बात अपने को यही ध्यान रखनी है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का जो मेन मैनेजमेंट होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? कंटिन्यूअस करते रहो। आगे बात समझ में? इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं दूसरे जॉन्डिस की, जिसका नाम था पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो होगा उसका टाइम ड्यूरेशन विद इन 24 आवर क्या रहेगा? विद इन 24 आवर के अंदर आफ्टर बर्थ जन्म होने के बाद में विद इन 24 आवर के अंदर जो जॉन्डिस होगा वो कौन सा होगा? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। आगे बात समझ में? आगे बात करने वाले हैं इसके बिलिरुबिन के लेवल की। तो टोटल बिलिरुबिन जो लेवल रहेगा वो कितना रहेगा? टोटल बिलिरुबिन लेवल, टोटल जो बिलिरुबिन जो इसका लेवल रहेगा वो कितना रहेगा? तो इंक्रीज बिलिरुबिन
5 mg पर डे। कितना बढ़ेगा? बढ़ेगा, ये इंक्रीज होता रहेगा 5 mg पर DL के बेसिस पे क्या बिलिरुबिन लेवल। आ गई बात समझ में? इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं कि ट्रम बेबी के अंदर कितना रहेगा। अगर ट्रम बेबी है तो इसके अंदर बिलिरुबिन कितना रहेगा? मोर देन 12 mg पर DL। अगर ट्रम बेबी है और इसके अंदर क्या हो गया? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो गया है, तो कितना रहेगा? मोर देन 12 mg पर DL रहेगा। आई बात समझ में? इसके साथ साथ में प्री ट्रम बेबी के अंदर कितना रहेगा? मोर देन 15 mg पर DL। आ गई बात समझ में कि प्री ट्रम के अंदर कितना रहेगा? मोर देन 15 mg पर DL रहेगा, और ट्रम के अंदर कितना रहेगा? मोर देन 12 mg पर DL रहेगा। कौन सा? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। इसके बाद में अपने बात करते हैं कोज की, कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का कोज क्या रहेगा। तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, तो इसका जो मोस्ट कॉमन जो कोज रहेगा वो रहता है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या रहेगा? RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। एक बार RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कैसे हो जाता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। इसमें कंडीशन जो रहेगी ना वो रहती है कि मदर है वो क्या होना चाहिए? RH नेगेटिव होती है। अगर मदर RH नेगेटिव है और बेबी क्या हो? RH पॉजिटिव हो। क्या हो? RH फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं ना वो। मदर यहां पे कंडीशन क्या है? जब मदर है वो क्या रहे? RH नेगेटिव रहे, तब ही क्या होता है? ये RH इनकॉम्पेटिबिलिटी रहती है। आ गई बात समझ में? तो इसके अंदर होता क्या है कि ऐसा क्या होता है कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाता है। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की बात करें तो देखो, RH नेगेटिव का मीनिंग है यहां पे कि मदर के RBC के ऊपर, RBC जो होती है उसके सरफेस पे कोई भी क्या नहीं है? एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या है? एंटीजन क्या है? एब्सेंट है। आ गई बात समझ में? थोड़ा सा पढ़ रहे हैं अपने बेसिक के बारे में। तो अब RH कहां पे नहीं है? RBC की सरफेस के ऊपर। लेकिन इसका अपोजिट देखें तो सीरम के अंदर, प्लाज्मा के अंदर क्या है? एंटीबॉडी तो है। क्या है? एंटीबॉडी तो है। इसके मदर के प्लाज्मा के अंदर क्या है? एंटीबॉडी है। आ गई बात समझ में इतनी? अब क्या हुआ कि जब प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करेगी, देखो एंटीजन तो है ही नहीं, ये क्या हो सकता है? एंटीबॉडी है, ये क्या कर जाएगी? क्रॉस कर जाती है। किससे? प्लेसेंटल बैरियर को। प्लेसेंटल मां की जो एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्या कर जाती है? क्रॉस कर जाती है। तो अब क्या होगा? बेबी के अंदर क्या है? अब इस बेबी की जो RBC है, उसके ऊपर क्या है? एंटीजन प्रेजेंट है। क्या है? एंटीजन प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि RH पॉजिटिव है। बेबी का जो RBC है, जो बेबी की जो RBC है उसके ऊपर, RBC के सरफेस के ऊपर क्या है? एंटीजन प्रेजेंट है। मतलब एंटीजन प्रेजेंट है, और एंटीजन जब प्रेजेंट है और वहां से क्या है? मदर की एंटीबॉडी आ गई है ना, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके। तो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके इसके एंटीबॉडी आ गई है, तो क्या हो जाएगा? एंटीजन रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एंटीजन क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाती है। आई बात समझ में? इसके अंदर, बेबी के अंदर जो फीटस है इंट्रायूटेराइन, उसके अंदर क्या हो जाएगी?
उसके अंदर रिएक्शन हो जाएगी एंटीजन और एंटीबॉडी, और एंटीजन और एंटीबॉडी जब रिएक्शन हो जाती है उसके बाद में क्या हो जाएगा, आरबीसी का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद में आरबीसी का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और आरबीसी का जब डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से बेबी का कलर है ना वो क्या हो जाएगा, ब्राइट रेड, क्या हो जाएगा, ब्राइट रेड। और ब्राइट रेड हो जाए तो उसकी इस कंडीशन को आरबीसी ज्यादा टूटना स्टार्ट हो जाए तो उस कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिक फिटेलिस। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, इस डिजीज को या फिर इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एरिथ्रोब्लास्टिक फिटेलिस बोला जाता है। और उस बेबी में क्या हो जाएगा, उस बेबी में हो जाता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। क्यों, क्योंकि आरबीसी टूट रही है ना, और आरबीसी टूटेगी तो क्या बनेगा, हिम और ग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन इसमें टूटेगा। और हिम और ग्लोबिन, हिम आपको पता है चेंज हो जाता है फेरस के अंदर और दूसरा बिलीवर्डिन के अंदर, और इसके बाद में बिलीवर्डिन है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, बिलिरुबिन के अंदर। और कौन सा बिलिरुबिन, वो अनकॉन्जुगेटेड या फैट सोल्यूबल जो बिलिरुबिन होता है उसके अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। ये जो नॉर्मल मैं प्रोसेस बता रहा हूं वो आरबीसी टूटने की वजह से हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है आरबीसी जब भी डिस्ट्रक्शन होता है, टूटती है, तो क्या बनता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनता है। क्या बनता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनता है। और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होगा वो क्या होगा, बिलिरुबिन बढ़ेगा, और बिलिरुबिन बढ़ेगा तो वो विद इन 24 आवर के अंदर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाता है। और इसमें क्या है, एरिथ्रोब्लास्टिक जो फिटेलिस जब बन जाता है तो इसमें ये रहता है कि बेबी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। आगे बात समझ में। तो मोस्ट कॉमन जो कॉज रहेगा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का वो क्या रहेगा, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी रहता है। क्या रहता है, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो फिर एक बार और रिवाइज करके वीडियो को देखिए, उसके बाद में आपको आई होप की समझ में आ जाए। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस। डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस के डायग्नोसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपने। सबसे पहले पढ़ेंगे बिलिरुबिनोमीटर। ये क्या होता है, एक मीटर होता है बिलिरुबिनोमीटर, जिसकी वजह से अपने क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई द बिलिरुबिन इन द ब्लड के अंदर क्या कर सकते हैं, बिलिरुबिन कितना लेवल है उसको क्या कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, बिलिरुबिनोमीटर। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं किसके बारे में, क्रैमर रूल के बारे में। क्रैमर रूल ये आपने पढ़ा होगा, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। क्रैमर जो रूल है वो किस में यूज किया जाता है, किसमें अंदर, नियोनेंट्रम जॉन्डिस के अंदर या फिर इक्टेरिस जॉन्डिस के अंदर इसको यूज किया जाता है। और ये जो रहता है ये कैसा रहेगा, ये एक्सटर्नल रहता है। एक्सटर्नल का मीनिंग है बाहर से देख के आप इंस्पेक्शन करके बता पाओगे कि बच्चे के अंदर बिलिरुबिन लेवल कितना है। तो आगे अपने एक टेबल बना लेते हैं क्रैमर रूल की। क्रैमर रूल या फिर इसको बोलते हैं क्रैमर स्केल। क्या बोलते हैं, क्रैमर स्केल। तो सबसे पहले देखो, जोन के अंदर बॉडी को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और
बाद में इसके अंदर क्या करेंगे, पार्ट इन्वॉल्व कि कौन कौन से पार्ट है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्ट इन्वॉल्व्स एंड बिलिरुबिन लेवल, इसके अंदर कितना बिलिरुबिन लेवल रहेगा जोन के अंदर, पार्ट और इसके अंदर। सबसे पहले देखो फर्स्ट जोन, फर्स्ट जोन की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, हेड एंड नेक, क्या रहेगा, हेड एंड नेक। और इसके अंदर हेड और नेक की बात करें तो इसके अंदर बिलिरुबिन लेवल जो रहेगा वो रहेगा 4 to 6 mg/dl। आगे बात समझ में कि 4 to 6 mg/dl कब पता चलेगा, जब बिलिरुबिन का लेवल किसमें क्या हो कि नेक और हेड को इफेक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर कितना हो सकता है बिलिरुबिन लेवल, वो रहेगा 4 to 6 mg/dl रहेगा। इसके बाद में सेकंड जोन के अंदर क्या रहेगा, अप टू अम्बलाइकस, क्या रहेगा, अप टू अम्बलाइकस रहेगा। और अप टू अम्बलाइकस की बात करें तो इसके अंदर कितना रहेगा, 6 to 8 mg/dl। अगर अम्बलाइकस तक, अप टू का मीनिंग ये नहीं है कि उससे ज्यादा हो जाए, अप टू का मीनिंग है अम्बलाइकस तक, अम्बलाइकस तक अगर बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है, स्किन है वो येलो हो गई है, उसको कितना डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल, तो 6 to 8 mg/dl क्या हो गया, उसका बिलिरुबिन लेवल हो गया है। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं थर्ड जोन की। थर्ड जोन ये कहां तक रहेगा, तो अप टू मिड थाई, क्या रहेगा, मिड थाई। और मिड थाई तक अगर लेवल चला गया है बिलिरुबिन का तो ये रहेगा 8 to 12 mg/dl, कितना रहेगा, 8 to 12 mg/dl रहता है। इसके बाद में बात करते हैं फोर्थ जोन की, और ये क्या रहेगा, अप टू एंकल, ये जो एंकल जॉइंट होता है पैर के अंदर वहां तक अगर चला गया है तो इसका मीनिंग है ये कितना हो गया, 12 to 15 mg/dl, कितना हो गया है, 12 to 15 mg/dl हो गया है। इसके बाद में फिफ्थ जोन की बात करने वाले हैं, और यहां पे क्या हो गया, इन्वॉल्व्स द सोल ऑफ फुट एंड पाम ऑफ हैंड। फुट का तो सोल इन्वॉल्व हो गया है और हैंड का पाम इन्वॉल्व हो गया है, तब कितना कर देंगे, मोर देन 15 mg/dl। ये क्रैमर जो रूल है ये क्या है, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्रैमर रूल, कि क्रैमर रूल पहले तो ये पूछा जाता है कि क्रैमर रूल या क्रैमर जो स्केल होता है वो कहां पे यूज करते हैं या फिर क्या आइडेंटिफाई करते हैं, तो क्या नियोनेंट्रम जॉन्डिस वगैरह है या जॉन्डिस वगैरह है, उसको क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। और इसके अंदर कितने जोन होते हैं, तो याद रखना कितने जोन होते हैं, 5 जोन होते हैं। सबसे पहले जो पहला जोन जो होता है उसके अंदर क्या रहेगा, पहला जोन हेड और नेक क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया है, तो इसके अंदर कितना रहता है बिलिरुबिन लेवल, 4 to 6 mg/dl। अगर सेकंड जोन की बात करें तो ये अप टू अम्बलाइकस रहता है, और इसमें क्या इन्वॉल्व हो गया है, 6 to क्या इन्वॉल्व हो गया है अम्बलाइकस तक, और 6 to 8 mg/dl रहेगा। और थर्ड जोन की बात करें तो अप टू मिड थाई तक हो गया है, तो 8 to 12 mg/dl रहेगा। और फोर्थ जोन की बात करें तो अप टू एंकल तक हो गया है, या फिर इसको बोल सकते हो एंड रिस्ट जॉइंट, क्या बोल सकते हो, एंकल एंड रिस्ट तक, तो उसको क्या बोले, उसमें इन बिलिरुबिन लेवल कितना हो गया, 12 to 15 mg/dl। और अगर फिफ्थ जोन की बात करें तो इसके अंदर अगर हैंड के जो पाम है या फिर लेग के जो सोल है वो भी इन्वॉल्व हो गया है, तो इसको कितना mg/dl हो गया, मोर देन 15 mg/dl हो गया है, क्या, बिलिरुबिन लेवल।
आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं कि आप ब्लड टेस्ट करके भी क्या कर सकते हो, बिलिरुबिन लेवल का चेक कर सकते हो, बिलिरुबिन लेवल। तो इसके अंदर देखो इन्वेजिव डायग्नोसिस, इन्वेजिव डायग्नोसिस, जिसमें क्या है इन्वेजिव डायग्नोसिस, ब्लड के अंदर क्या क्या है उसको बोलते हैं इन्वेजिव डायग्नोसिस। तो सबसे पहले देखो टोटल बिलिरुबिन के बारे में अपने बात करने वाले हैं। टोटल बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन, और इसके अंदर क्या रहेगा, एक डायरेक्ट बिलिरुबिन रहता है और एक क्या रहता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है। तो इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और टोटल बिलिरुबिन भी क्या कर सकते हो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आगे बात समझ में। इसके अंदर आपको मैं नॉर्मल बता देता हूं, बच्चे के अंदर नहीं कम होता है, लेकिन आपको मैं इसका नॉर्मल वैल्यू बता देता हूं। कभी कभार पूछ लेता है, अपने यहाँ पे अडल्ट के बारे में बता देता हूं कि टोटल बिलिरुबिन और ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कितने होते हैं। तो टोटल बिलिरुबिन की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा 1.2 mg पर डीएल, टोटल जो रहेगा 1.2 mg पर डीएल रहेगा अडल्ट के अंदर। और डायरेक्ट की बात करें तो टोटल इसमें से ही डिवाइड है तो कितना रहेगा, लेस देन 0.3 mg पर डीएल रहेगा, कौन सा डायरेक्ट वाला। और ये जो रहेगा ये रहेगा लेस देन 0.9 mg पर डीएल। तो ये रहता है टोटल एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन के बारे में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं आगे कि इसके अंदर क्या देखते हैं, टोटल प्रोटीन देखते हैं। बच्चों के अंदर क्या आप देखते हैं, टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन का लेवल कितना रहेगा, ये चीजें हैं आइडेंटिफाई करवा सकती है कि इसमें बिलिरुबिन या फिर जॉन्डिस का लेवल क्या क्या रहेगा। तो इसके अंदर टोटल जो प्रोटीन रहेगा वो 6 to 8 mg पर डीएल रहता है। नॉर्मल क्या रहेगा 6 to 8 mg पर डीएल रहता है। जब आप ब्लड के अंदर देखोगे तो ये चीजें हैं, ये नॉर्मल मिलती है, नॉर्मल से बढ़ी हुई मिली है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है उसको क्या है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस या जॉन्डिस हो चुका है। इसके बाद में अपने करने वाले हैं ये कोम्ब टेस्ट, एक होता है कोम्ब टेस्ट। कोम्ब जो टेस्ट होते हैं ये करते हैं अपने ब्लड, जिसके अंदर क्या है 2 टाइप का होता है कोम्ब टेस्ट, जिसके अंदर क्या एक तो जो बेबी के अंदर बेबी के ब्लड से करते हैं और एक मदर के ब्लड से किया जाता है, मदर के ब्लड से किया जाता है। तो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो बेबी से किया जाता है वो रहेगा डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट, डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट। आगे बात समझ, ये एग्जाम में पूछा गया है कि डायरेक्ट कोम्ब जो टेस्ट है या बेबी के अंदर जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा रहेगा, डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट। इसके अंदर देखो जब भी इंट्रायूटेराइन जब बेबी हो तो उसमें डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट करना होता है। तो अपने लेते हैं अम्बलाइकल जो कॉर्ड है ना, अम्बलाइकल कॉर्ड सैंपलिंग की जाती है। क्या की जाती है, अम्बलाइकल कॉर्ड सैंपलिंग की जाती है। आगे बात समझ में, क्या करते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड से ब्लड लेते हैं तब ये क्या होगा डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट होता है। आई बात समझ में। इसके बाद में मदर ब्लड से जो भी कोम्ब टेस्ट किया जाता है उसका नाम है इनडायरेक्ट कोम्ब टेस्ट। कौन सा, इनडायरेक्ट कोम्ब टेस्ट। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं मैनेजमेंट की। इसके मैनेजमेंट के अंदर प्रिवेंशन की पहले बात कर लेते हैं कि प्रिवेंशन कैसे किया जाता है आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी की। एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का प्रिवेंशन कैसे करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा
इसके अंदर एक मेडिसिन का नाम है टू गिवन द एंटी जी रेगमा। ये क्या आता है, एक प्रिवेंशन के लिए क्या आता है, ये मेडिसिन आती है। किसको देते हैं, टू एडमिनिस्टर्ड द RH नेगेटिव मदर। इसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, RH नेगेटिव मदर को क्या करते हैं, ये जो इंजेक्शन है ये क्या करते हैं, एडमिनिस्टर्ड करते हैं। आगे बात समझ में। एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये रहता है कि ये जो RH नेगेटिव मदर को जो ये एंटी जी रेगमा देते हैं, इंजेक्शन का नाम है, ये कब देते हैं, तो पहले कब देते हैं, एट द 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। पहले तो कब देते हैं, 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में देते हैं। आई बात समझ में। ये तो कब देते हैं, मतलब जब इंट्रायूटेराइन बेबी हो, कि बेबी की है ना डेथ ना हो जाए, या फिर उसकी क्या है, मतलब इमेच्योर डेथ ना हो जाए। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इथ्रोब्लास्ट फेटेलिस होता है। आगे बात समझे। इसके बाद में और कब देते हैं, आफ्टर बर्थ देते हैं, आफ्टर बर्थ विद इन 72 आवर। क्या देते हैं, कब देते हैं, विद इन 72 आवर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये वाला पूछा जाए, लेकिन कब देते हैं, आफ्टर बर्थ के बाद में। क्यों 72 आवर, विद इन 72 आवर के अंदर देते हैं। क्यों देते हैं, प्रिवेंट द नेक्स्ट बेबी डेथ, कि नेक्स्ट बेबी के अंदर क्या ना हो जाए, डेथ हो जाए, ना हो जाए डेथ, मतलब सेकंड बार जब प्रेग्नेंट होगी लेडी और उसके अंदर क्या है, नेक्स्ट बेबी की डेथ ना हो जाए, तो उसके लिए क्या देते हैं, उसके लिए आफ्टर बर्थ के बाद में मदर को क्या दिया जाता है, एंटी जी रेगमा, ये इंजेक्शन है, ये दिया जाता है। इसके बाद में इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी डोज क्या रहेगी। तो डोज की बात करें तो 300 क्या दी जाती है, 300 माइक्रोग्राम क्या दी जाती है, 300 माइक्रोग्राम। अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल यूनिट के अंदर कितनी दी जाती है, तो 1500 इंटरनेशनल यूनिट। और रूट जो रहेगा वो रहेगा IM। रूट क्या रहेगा, IM रहता है। किसका, RH रेगमान जो इंजेक्शन आता है उसका। ये किससे प्रिवेंट करवाता है, ये प्रिवेंट करवाता है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी से। और इसकी जो डोज रहेगी वो कितनी रहेगी, 300 माइक्रोग्राम। अगर आपसे ये पूछे कि इंटरनेशनल यूनिट में कितनी रहेगी, तो 1500 इंटरनेशनल यूनिट। रूट पूछे तो क्या रहेगा, IM। इंट्रामस्कुलर क्या रहता है, इसका रूट रहता है। कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि अगर किसी लेडी को अबॉर्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में कौन सा, मतलब ये जो RH रेगमा है, इसकी डोज कितनी रहेगी, तो अबॉर्शन के अंदर इसकी डोज रहती है, अबॉर्शन के अंदर तो इसकी डोज रहेगी वो होगी 50 माइक्रोग्राम। क्या रहेगी, 50 माइक्रोग्राम रहती है। यही रूट रहेगा, कौन सा, IM रूट रहेगा। आगे बात समझ में। तो आगे अपने पढ़ने वाले हैं, ये तो इसका प्रिवेंशन हो गया ये इंजेक्शन का। आगे उसके बाद में अपने पढ़ने वाले हैं इसकी फोटोथेरेपी के बारे में। तो आज तक यहीं तक, थैंक यू।